इसीलिए इसीलिए थोड़ा-सा 10 मिनट लेट हो गया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हरीश सर ने आप सभी को बता ही दिया है कि आज हम अपना मानसिक संतुलन परीक्षाओं की तैयारी के दरमियान कैसे बनाए रखें और इसी के साथ में खुद के व्यक्तित्व कैसे निखारते रहे। इन दोनों विषय पर हमें डिस्कस करना है और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम ना पिछली बार एक ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशन लिया था। इसमें मोनोटोनस यानी कि मैं बताता रहूं और आप सुनो, इससे बेहतर है कि आप सवाल करो और हम उसका जवाब दें। जो भी समस्या आपको आती है पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान और आपको खुद को मानसिक रूप से भी अगर आपको कोई दिक्कतें आती है पढ़ाई के दौरान, आप डिप्रेस हो जाते हो और अलग सोचने लगते हो, इन सभी चीजों में अगर हम इंटरैक्टिव बात करें, आपके सवाल और हमारा जवाब रहे, हम कुछ बातों में हम बताएंगे, कुछ बातों में हरीश सर अगर अभी थोड़े से जर्नी में है फिर भी अगर उनका नेटवर्क सही रहा तो वो आपको जवाब दे पाएंगे, लक्ष्मण है वो भी बता पाएगा। तो इस तरह से अगर सेशन रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। फिर भी एक 5-10 मिनट में आपको बिल्कुल आज के जो विषय है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम परेशान कब होते हैं किसी चीज़ से। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और पिछले 2-3, अभी तो कोविड चल रहा है फिर भी बहुत दिनों से एडवर्टाइज़मेंट आती नहीं, नोटिफ़िकेशन आती नहीं या फिर सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसे अलग-अलग एक माहौल होते हैं जिनका असर हमारे ऊपर पड़ता है कि हम बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। एक तो एग्जाम देने के लिए समय नहीं मिल रहा है या फिर ऐसे अलग-अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो उसको हम उस चीज़ से हम खुद को कैसे उभार पाएँ, ये सबसे ज़रूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है, एक लंबा सफ़र होता है। किसी-किसी के वो 1-2 साल में उसकी मंजिल तक पहुँच जाता है, कोई उससे ज़्यादा समय उसको देना पड़ता है। वो आपको सक्सेस रेशियो की अगर बात की जाए तो 1 टू 2% उसमें सक्सेस रेशियो है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर नोटिफ़िकेशन जो आती है, एडवर्टाइज़मेंट आती है 500, 400, अभी आज जो पीसीएस एग्ज़ाम हो रही है एमपीपीएससी की, उसके वैकेंसीज़ कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा रहती नहीं और उसके लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उनकी संख्या लाखों में होती है। तो अगर हम लाखों को हज़ार से अगर अ अ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं, आ रही सर, आ रही, आवाज़ आ रही आ है। रही है ना? ओके, किसी ने हाँ, कंप्लेंट की आपका नेटवर्क थोड़ा इश्यू होगा, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो हमें 1% या 2% के अंदर में हमें आना होता है, जब हमें सफलता हासिल होती है। तो उसके लिए हमारा कलेजा भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें 1 लाख, 2 लाख स्टूडेंट्स को पार करके 1000-500 में आना पड़ता है। उसके लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसी के साथ में समय भी लग सकता है। तो जैसे कोई अगर एडवर्स माहौल बनता है, एग्ज़ाम नहीं हो पाती समय पे, रिज़ल्ट नहीं आ पाता, तो उसका आपके दिमाग के ऊपर अगर नेगेटिव असर होने लगता है, तो आप मानसिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ये माना जाता है। क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो ये प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वो आप जैसा सोचते नहीं हैं। इसलिए हमारा हमारे ऊपर अगर कोई किसी चीज़ का अगर परिणाम होता है, तो सबके साथ में वही चीज़ें होती है, लेकिन परिणाम कितना होना चाहिए वो हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना और धैर्य अपना बनाए रखना, और जब भी हमें असफलता मिलती है, तो इसके लिए खुद को ज़िम्मेदार मानते हुए खुद का एनालिसिस करना, खुद का परीक्षण करना कि भई हमें असफलता मिली है तो उसका कारण एग्ज़ाम कंडक्ट करने वालों की कोई गलती नहीं है, हमारी कोई कमी रह गई थी, किसी सब्जेक्ट में कमी रह गई थी, इसलिए हम असफल हुए हैं। तो हमारे लिए अगली बार फिर से अगर हम पढ़ाई की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो उस असफलता के कारणों को ढूँढ के उनके ऊपर हम खुद एक अच्छा प्रिपरेशन करेंगे और फिर से बैठेंगे। तो जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हुए खुद का असेसमेंट नहीं कर पाते, तब तक आपको फ्रस्ट्रेशन आने की संभावना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो है, आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर करियर बनाना चाहते हैं, तो वो किसके लिए बनाना चाहते हैं, ये आपने क्लियर कर लेना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के पीछे लगते हैं।
भाई मेरे दोस्त है, मेरे पिताजी, माताजी है और मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार है, हमारे सर है, उन सबको ये लगता है कि मैं आईएएस बन जाऊँ, मैं आरसी स्टेट सर्विसेज में आ जाऊँ या बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं कर पाते हो, तो अपने आप में आपको उसका फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, भाई इनके सामने मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाया। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करनी। हमें खुद को खुद के साथ में खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए करियर करना है। तो इसीलिए हमें दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों के सामने खुद को प्रूव करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी। कि भाई मुझे कोई बोलेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप बड़े ऑफिसर बन गए। ये ये होता है कि कोई शाबाशी दे तभी हम काम करें, ये आदत नहीं डालनी। इसलिए अगर आप जब आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं किसी की नज़र में गिर चुका हूँ, किसी की नज़र में मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसका प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए हमने किसी की नज़र में असफल होने की जो मानसिकता होती है उसको निकाल दो आप। आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हुए हर आदमी को सीधा आप बताओ कि भाई मैं तो मेरे खुद के करियर के लिए जी रहा हूँ, मेरा करियर करना चाहता हूँ और मेरा करियर मैं मेरे हाथों से बनाऊंगा। चाहे इस रास्ते से ना हो, दूसरा रास्ता चुन लूंगा, लेकिन मैं असफल नहीं रहूंगा, कहीं ना कहीं सफल जिंदगी जीऊंगा। ये आपने तय करना है। आपको आपने जो ठान लिया वही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जैसे-जैसे मोड़ आते हैं, वैसे-वैसे हमारे जो मंजिलें होती है, हमारे जो टारगेट होते हैं, ध्येय होते हैं, उनमें बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मैं जब 10वीं तक पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था मैं डॉक्टर बनूँ। जब डॉक्टर के एडमिशन का समय आया तो फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों की दिक्कतें आई तो मैंने वो छोड़ दिया और पुलिस में आ गया। जब मैं पुलिस की तरफ टीचरशिप में आ गया, प्राइमरी टीचर बनने के बाद में मैंने वहाँ पे रुका नहीं मैं, चलो भाई और खुद को एक्सप्लोर करते हैं। और मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, पीसीएस में सक्सेस मिलने के बाद पुलिस में ऑफिसर बन गया मैं, वहाँ पे भी नहीं रुका। फिर से मैंने तैयारी की और चलो और एक्सप्लोर करते, वहाँ पे हारने का डर ही नहीं था मुझे। भाई मैं एमबीबीएस नहीं कर पाया, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। मैं बोला चलो ठीक है, अपने लिए नहीं बना ये, मेडिकल लाइन अपने लिए नहीं बनी है, अपन तो किसी और चीज़ के लिए बने। तुरंत अपना ट्रैक चेंज कर लिया और आगे निकल गए। इस तरह से उस दिन हरीश सर की जीवनी भी हमने सुनी थी कि उसमें भी हरीश सर ने यही बताया है कि उनका फॉरेन जाने तक का प्लान हो गया था, लेकिन अचानक से इस परीक्षा की वजह से वो रुक गए, नहीं तो वो कहीं पे रिसर्च सेंटर पे कुछ रिसर्च में वो लगे रहते थे। और इस तरह से आदमी जो होता है अपने आप को परिस्थिति के साथ में एक मोल्ड कर लेना चाहिए, वो चेंज कर लेना चाहिए। स्टिक किसी एक चीज़ पे अटके नहीं रहना चाहिए कि बस मुझे यही करना है, मुझे दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर आप वही कर रहे हो और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो तो खुद को एग्ज़ामिन करो। और वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई बाकी स्टूडेंट जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सक्सेस हो गए, आप नहीं हो पा रहे हो, तो वो अपनी कमी है या फिर हम उस तरीके से खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं, तो आप तुरंत अपना ट्रैक जो है 2-3 साल बाद आप खुद के बारे में सोचने लगे और अपना जो सेकंड ऑप्शन होता है, बी प्लान होता है, उसके बारे में सोचें। तो ये होता है कि ये विषय जो हमने रखा आज, इसके लिए कारण ये था कि महाराष्ट्र में जो एक स्टूडेंट था जिसने स्टेट सर्विसेज की इंटरव्यू दी थी और सेकंड स्टेट सर्विसेज की मेंस के लिए भी वो एलिजिबल था, लेकिन ये कोविड की वजह से समय पे एग्जाम ना हो पाने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। अब जो बंदा आज इतने बड़े पोस्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है, उस बंदे ने सिर्फ समय को वो झेल नहीं पाया। जो दूरी होती है, जैसे रिजल्ट आने के लिए समय लग रहा है, पोस्टिंग होने के लिए समय लग रहा है, उस चीज़ को वो झेल नहीं पाया, उस चीज़ को सह नहीं पाया और अचानक से उसने ये सुसाइड का निर्णय ले लिया। इस वजह से जो महाराष्ट्र में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब बातें होती है, शायद बाकी जगह पे भी उसका असर हुआ होगा। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा स्टूडेंट्स के ऊपर और जो पेरेंट्स होते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सभी के ऊपर उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगा कि देखो, आयोग जो होता है उसके पास जिस तरह की परिस्थितियाँ है उस तरह वो काम करेगा। अगर उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है और सेफ्टी मेजर्स के लिए जैसे कि कोविड की वजह से वो इंटरव्यू नहीं कर पा रहे। अभी यूपीएससी में भी अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होने लगे, एमपीएससी में ऑनलाइन इंटरव्यू होने लगे तो
फिर असेसमेंट गलत हो जाएगा, गलत लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में चांस मिल जाएगा, और जिसमें कैलिबर है, जिसमें पोटेंशियल है, वो स्टूडेंट फिर बाहर रह जाएंगे। इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह से बायसनेस नहीं होना चाहिए, इसलिए वो फिजिकल इंटरव्यू उसमें हो सकता है। तो ऐसी चीजें सह नहीं पाने की वजह से उसने एक गलती की। उसी के साथ में जितने भी स्टूडेंट थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो रखे हैं, मेंस के लिए क्वालिफाई हो रखे हैं, उन सभी के साथ में वही समय था, वही परिस्थिति थी, फिर भी उन लोगों ने ये निर्णय नहीं लिया। तो ये मानसिक रूप से कमजोर जो लोग होते हैं, वो इस तरह से निर्णय लेते हैं। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके परिवार के साथ दुख में हम लोग सभी सहमत है और शरीक हो रहे हैं, लेकिन उसने इस तरह से निर्णय लेके खुद का इतना पढ़ाई की थी उसने, इतना आगे बढ़ चुका था, तो ऐसा निर्णय उसने नहीं लेना नहीं चाहिए था। उसके पास जो भी फ्रस्ट्रेशन था, उसके पास जो भी नेगेटिविटी थी, उसके पास दिमाग में जो भी डर था, वो किसी के साथ उसने शेयर करना चाहिए था। आप लोग जो है जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाए कि जो जिसके सामने आप पूरे खुल के बात कर सके, चाहे वो आपकी अच्छी बातें हो, चाहे आपकी गलत बातें हो, चाहे आपके लिए बुरी लग रही हो, किसी के नज़र में बुरी बातें हो लेकिन आपको अच्छी लग रही, कुछ भी हो, वो बिल्कुल आपने शेयर करनी चाहिए। आप आप एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसको आप आपका आपका दर्द बता सको और उससे राय ले सको कि भाई इसमें मैं क्या करूँ? जब तक आप खुद को बंद बंद रखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स आप आपके अंदर ही मन में ही रखते हैं, तो इस तरह से मुसीबतें आती है। और हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, देखो 1% 2% सक्सेस रेशियो है, तो जो 98 टू 99% स्टूडेंट है, उन्होंने बिल्कुल ही उनके लिए दूसरे ऑप्शन बने हैं। जिस 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 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सक्सेस नहीं हो पाए, 98% स्टूडेंट को दूसरा रास्ता चुनना होता है, और उस रियलिटी को भी हमने ध्यान में रखना है। सक्सेस के पीछे एक ही वजह होती है कि कड़ी मेहनत और एग्जाम को समझ लेना, और फेलियर के पीछे एक ही वजह होती है कि आपने जो मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई उस समय आ गया, जिसने आपकी मेहनत को कम कर दिया और उसकी मेहनत ज्यादा हो गई, तो उसने उस सीट को हासिल कर लिया। इसलिए हम कमजोर नहीं है कि, इसलिए अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हो। इसका मतलब ये है कि कोई आपसे और ज्यादा ग्रेट है, आपसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला वहां पे आ गया। कुशापा जाधव करके जो थे हमारे 1952 में, उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उनकी शायद 952 या 56 कुछ है उसमें। तो जब वो रात को सोते थे तो उनको अचानक से वो कुश्ती वाला दूसरा उनके ऑपोजिट वाला आदमी की याद आती थी उनको। यार मैं अभी सो रहा हूँ, और वो अगर वहां पे एक्सरसाइज कर रहा होगा तो वो तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर देते थे। जब भी वो ऐसे फ्री टाइम में रहते थे तो उनको जिसके साथ कुश्ती लड़नी है उसकी याद आ जाती थी। यार सामने वाला तो तैयारी कर रहा होगा और मैं सोया पड़ा हूँ, इसलिए फिर वो खुद तुरंत उठ के तैयारी करने लग जाते थे। इस तरह से हमें हमारे साथ जो कंपटीशन करने वाले जो स्टूडेंट है, आप जब फ्री टाइम ले रहे हो, जब आप सो रहे हो, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उस समय पे वो बंदा पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। ये आप दिमाग में लगाओ। आप जिसको आपको जीतना है, जिससे ज्यादा आपको मार्क्स प्राप्त करने हैं, वो आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, और आप उस समय पे भी आप सो रहे हो। ये अगर आपके दिमाग में रहा तो आप बिल्कुल सही ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। चौथी बात ये है कि जो कोविड का जो माहौल चला, उस माहौल में अनसर्टेनिटी बहुत बनी रही है। अभी भी जैसे कि आज तो एमपी पीएससी की एग्जाम कंडक्ट हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी भी एग्जाम्स के बारे में, जैसे महाराष्ट्र पीएससी है या फिर यूपीएससी का भी इंटरव्यू का जो अभी चल रहा है, जैसे वैसे सब चीजें डिले चल रही है। तो हम जितना हमें बहुत ईगर रहते हैं हम किसी चीज को पाने के लिए, और वो चीज जितनी लंबी होती जाती है, वो लेट होती जाती है, तो उसके बारे में जो एक पैशन होता है और उसके बारे में जो एक्साइटमेंट होता है, वो अपने आप कम हो जाता है। आप स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म सबमिट करता है, उस दिन से पढ़ाई करना शुरू करता है। तो कोई हॉल टिकट हाथ में आता है, उस दिन से पढ़ाई करना शुरू करता है। और कोई एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना शुरू करता है। ये तीनों तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको सक्सेस पाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जो स्टूडेंट एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आती, उससे पहले प्रिपरेशन करता है और उसके दिमाग में बना रहता है कि मुझे इस परीक्षा को क्रैक करना है, तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट आने से पहले ही रेडी हो जाता है, तो वो स्टूडेंट सक्सेस होता है। तो आपके पास अगर समय है
और आगे जब भी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है तो उसका इंतजार आप मत करो। गवर्नमेंट को जब रिक्रूट करना है तब वो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और आपको उसमें फॉर्म फिलअप करना है और एग्जाम देके सक्सेस होना है। आपको जो समय मिल रहा है उसको आप पॉजिटिवली लो। इस समय में हम जितना ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना हम फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आने वाले जो अटेम्प्ट है उसमें हम सक्सेस पाएंगे। आप नोटिफिकेशन का इंतजार किस लिए कर रहे हो? आपका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाया अभी तक। जैसे कि आपने अभी प्री की पूरी तैयारी नहीं की है, मेंस की पूरी तैयारी नहीं की है और आप चाहते हो एग्जाम देना और उसमें आप सक्सेस होने वाले नहीं हो, तो आप उसका इंतजार मत करो। आप ये सोचो कि आपके पास जो समय बचा है, आप अभी जिसने पूरी तैयारी कर ली है और उसके पास और एक आध साल है, तो वो टॉपर आने के लिए उसको स्कोप ज्यादा है। उसके पास जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा वो पढ़ाई करेगा, उतना ज्यादा उसको नंबर मिलेंगे और उतना ऊपर वो रैंक में आएगा और उसको जैसी चाहिए वैसी पोस्ट हासिल होगी। तो जो फ्री समय होता है अपने पास में, उसमें अपने अपनी जो जिंदगी की प्रायोरिटी होती है, उसकी जो एक नंबर की जो जरूरत होती है अपनी, उसके ऊपर पूरा फोकस करो आप। कि आज आपकी प्रायोरिटी है, आपको आपको अपनी रैंक सिक्योर करना, आपको जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टॉप आना है, तो उसके लिए आप पूरा समय उसके ऊपर फोकस करो। और अगर आप उस तरह से उसके ऊपर फोकस करके चलोगे तो ये जो आपका जो बीच में जो अभी टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सब चीजों में मन नहीं लग रहा है, उसको आप और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाओगे। उसके बाद में जब भी पढ़ाई में आपको डिफिकल्टी आती है पढ़ते समय, या फिर आपको लगता है कि यार मैं मन चाहा पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है या फिर जिससे आप इंस्पायर होते हो, उस बंदे से आप डिस्कस करो, यार तू क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? या फिर किसी सर से बात करो जो आपको गाइड करते हैं। उनसे पूछोगे कि सर अभी मेरे पास में समय ही समय है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या रास्ता निकालूं? मेरा जो सक्सेस, मैं गढ़चिरौली जैसे बिल्कुल रिमोट एरिया में काम करता था, पुलिस में था जब, और डेली बंदूक लेके जंगल में निकलना पड़ता था और रात भर मुझे ताश के पत्ते खेलने वाले लोगों के साथ में बैठना पड़ता था। इसलिए कि वो सो जाए तो नक्सल अटैक कर देंगे। तो पूरी रात में उनको बैठाए रखने के लिए मैं पैसे बाँटता था, ले भाई तू 200 ले, तू 400 ले, मेरे से उधार ले, खेल के जो जीतेगा वो वापस कर देगा। तो उनको रात भर जगाना पड़ता था। वो जागेंगे तो वहाँ पे चहल-पहल बनी रहती थी और उसके साथ में हम जगे रहते थे। और दिन में जंगल में घूमने जाए हो तो चारों तरफ सेंट्री लगाने के बाद आप कुछ बैठ के खा पी सकते हो। ऐसा घना जंगल था। ऐसे माहौल में मैं पढ़ाई करता था। तो डेली मैं मेरे जो सीनियर थे, मुझे गाइड करते थे, उनको डेली फ़ोन करता था। इसलिए था कि मैं खुद पढ़ाई में खुद को बिज़ी रख सकूँ। उनको पूछता था मॉर्निंग में मैं कि भाई आज मैं क्या पढ़ूँ? और शाम को बताता था कि मैंने आज ये पढ़ लिया। तो उसलिए मुझे उनको रिपोर्ट करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे डेली पढ़ना ज़रूरी था और डेली फ़ॉलो-अप उनका मेरे ऊपर रहता था। जब आप खुद अगर खुद को डिसिप्लिन से बाँध नहीं सकते, तो आपके ऊपर किसी को बैठा लो, जो कि आपके ऊपर नज़र रख सके, आपकी तैयारी को देख सके। इसलिए आप खुद कर रहे हो तो आपकी मर्ज़ी की बात है। आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और छोड़ दिया, दूसरे दिन फिर से पढ़ाई नहीं की, फिर अगला दिन भी ब्रेक गया, ऐसा करके पूरा वीक चला जाता है। उसके बाद में फिर से अचानक दिमाग में आता है पढ़ाई करना है। तो ये जो अपना डिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए खुद को डिसिप्लिन में डालना अगर अपने आप में नहीं हो पा रहा है इन पर्सन, तो किसी को ऊपर बैठा लो सिर पे, जो आपको प्रेशर बना सके आपके ऊपर, मोरली प्रेशर बना सके और आपको गाइड भी कर सके। एक स्टूडेंट है जो कि लास्ट मई 2020 से डेली मुझे मैसेज करता है, कल क्या पढ़ाई की? उसका डेली 7 बजे मैसेज आता है मुझे, डेली मैसेज आता है। उसने पूरे दिन में क्या पढ़ा, एनसीईआरटी में क्या पढ़ा, बिग पिक्चर में कौन-सा देखा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, सब चीज़ें। उसके सिर्फ 2 दिन उसका ब्रेक हुआ था जब उसके चाचा जी गुज़र गए थे कोविड में। उसके बाद में कभी भी उसका ब्रेक नहीं हुआ है। तो उसको मुझे रिपोर्ट करना होता है इसलिए वो पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई करता है तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिलता, तो जिस दिन उसने नहीं भेजा मैंने तुरंत पूछा, भाई क्या हुआ? सागर आज तूने मुझे कुछ बताया नहीं। तो उसने बताया चाचा जी का ऐसा-ऐसा हो गया और मेरी भी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं। तो उसको मुझे बताना पड़ता है इसलिए वो पढ़ाई करता है। तो एक उसमें एक आदत पड़ गई, डिसिप्लिन हो गया है कि मैंने दिन में इतना-इतना उसको पढ़ना है और उसको इन्फॉर्म करना है। दूसरा आपने हरीश मौर्य सर का आप ले उदाहरण ले लो कि जब से लेक्चर शुरू हुए, चाहे कोई भी
परिस्थिति हो, किसी भी कारणवश कितने भी बिजी हो, वो अपना जो लेक्चर का जो टाइम है उस टाइम में वो लेक्चर देने के लिए समय निकाल लेते हैं। तो ये खुद को डिसिप्लिन में बांधे रखना बहुत जरूरी होता है। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो डेली 7 बजे मुझे पढ़ाई के लिए बैठना था और दिन की शुरुआत पढ़ाई से करता था। तो ये आदत बहुत ज़रूरी होती है। आपको अगर सक्सेस पानी है तो आपका जो दिन की ज़िंदगी की प्रायोरिटी होती है, आप सभी स्टूडेंट हो और आपकी प्रायोरिटी क्या है कि आपको किसी परीक्षा में सफलता हासिल करनी है। उसके बगैर उस वही आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो सबसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से उनका प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो आप उसके लिए आपके दिन की शुरुआत करो। कि आप दिन में मॉर्निंग में उठो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। पढ़ने के बाद फिर दोपहर में आपके जो भी काम है, वो निपटाना शुरू करो। अगर आपको कहीं मॉर्निंग में 7 बजे ही बाहर जाना है, तो 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ। दिन की शुरुआत अगर आप पढ़ाई से करोगे, तो आपको पूरा दिन उसी में जाएगा और उसी तरह से आपका काम जो है, उसी में लगा रहेगा। ये एक आदत डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मानसिक संतुलन जो बनाए रखना है, उसके लिए आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना है। ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं, पैशन रखना ज़रूरी होता है हर चीज़ में। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, उस चीज़ के लिए आप परेशान मत हो। अभी देखो, किसी को बाहर जाना है, उसके पास बाइक नहीं है और पैदल चलना है और बारिश हो रही है, तो उसको उस चिड़चिड़ा अगर हो रहा है, तो बेवकूफ़ है वो। भाई बारिश हो रही है, तो बारिश तेरे हाथ में तो है नहीं रुकना। अगर तुझे जाना है, तो भीगते हुए जा, छाता लेके जा। लेकिन बारिश की वजह से तू क्यों परेशान हो रहा है? जो परिस्थिति होती है, जिसको बदलना अपने हाथ में नहीं है, तो परिस्थिति को सरेंडर करो, एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को कि ठीक है भाई, वो मेरे हाथ में नहीं तो जाने दो। इस समय को निकल जाने देते हैं, उसके बाद में सोचते हैं। इस तरह से खुद को परिस्थिति के साथ जुड़ना चाहिए, परिस्थिति को बदलने की ताकत नहीं है, तो परिस्थिति को के साथ समायोजित होने की आदत होनी चाहिए। हम अपने मन को या फिर अपन अगर मेंटली किसी चीज़ से परेशान होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ हम ज़िम्मेदार हो तो परेशान हो। अगर हम ज़िम्मेदार नहीं है, कोई और ज़िम्मेदार है, तो खुद परेशान नहीं होना चाहिए। साइड से गाड़ी जा रही है और उसने कीचड़ अपने कपड़े पे उछाल दिया, जाने दो, जाके धो लेंगे भाई। उसको चिड़चिड़ा करके उसको गाली देना या फिर उसके साथ परेशान होना, ये आदत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने जो अपने हाथ में नहीं है, उसके लिए हम परेशान नहीं होना है, जो अपने हाथ में है, उसी के लिए हमने परेशान होना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। इस तरह से आदत डालनी पड़ेगी। आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका किसी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उसको और अच्छी तरह से करने के लिए और दूसरा ऑप्शन ढूँढो। इस तरह से हमें उसमें रास्ते निकालने पड़ते हैं। उस रास्ते में अगर कोई रोड़ा आ जाता है, कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो उसको जैसे पानी होता है, उसको अगर हमने छोड़ दिया तो चाहे कैसा भी हो, वो अपना-अपना रास्ता निकाल लेता है। उस तरह से हमें भी इधर-उधर से मोड़ के रास्ता निकाल लेना है, लेकिन खुद को परेशान नहीं होना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपके घर पे बिजली नहीं रहेगी, कभी आपको समय पे जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, किताब नहीं मिलेगी या और कोई ऐसी समस्या हो जाएगी, इंटरनेट का नेटवर्क नहीं रहेगा, तो उसमें आपको उलझना नहीं है। तुरंत आपने दूसरा काम शुरू कर देना है, जो कि टाइम को यूटिलाइज़ कर सके। ऐसी छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने को संतुलित रखते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और अपनी मंजिल के लिए तय कर लेना है समय सीमा। जो नए फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने 2 या 3 साल कुछ ऐसा डिसाइड कर लेना है कि इतने दिनों में मुझे मेरा क्लास 1 वाला जो टारगेट है, जो अपना पहला टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा समय लग रहा है, तो तुरंत आप दूसरा ऑप्शन जो है, जहाँ पे आप आपके परिवार के ऊपर प्रेशर ना बने, बोझ ना बने और आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी में लग जाए और आपको सफलता अगर नहीं हासिल हुई आगे भी, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बना रहना चाहिए। वो सोचते हुए तुरंत हमने बी प्लान के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। हर एक के पास में कुछ ना कुछ करने का पोटेंशियल होता है, कैलिबर होता है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए 2 पैसे कमा के अपने परिवार को किस तरह से हम सँभाल सकें, उसके साथ में अपना जो ए प्लान होता है, जिसमें हमें लंबी मंजिल तय करनी होती है, बड़ा टारगेट अचीव करना होता है, उसको भी हम जारी रखें। जैसे मैंने किया, पहले मैं प्राइमरी टीचर था, मेरा रोज़ी-रोटी का सवाल अभी रुका नहीं था, फिर मैं पुलिस में आ गया। उस समय भी डायलेमा हो गया हमारे बीच में कि भाई पुलिस में जॉइन करें या फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन करें। मैं बोला भाई एक एक स्टेप आगे जा रहे हो तो क्यों रुकना? तुरंत जॉइन कर लिया, उसके बाद में फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो इस तरह से आप अगर शुरू में सीधा जंप नहीं मार सकते हो, तो सीढ़ी की जो एक-एक जो स्टेप है, वहाँ पे एक कदम रखते हुए आगे बढ़ सकते हो।
और जिंदगी तो हर हर समय अपने को कोई ना कोई टारगेट लेके ही जिंदगी जी। जिसके पास कोई टारगेट नहीं, जिसके पास कोई चैलेंज नहीं है, उसको जिंदगी बोला ही नहीं जा सकता। सिर्फ खाओ पियो और रहो, इसको जिंदगी बोलेंगे नहीं। आपने समझो एग्जाम में सफलता हासिल कर ली, आप पोस्ट पे चले गए, तो उसके पास क्या अपना कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जिंदगी। वहां पे जाने के बाद अपने को और अपनी जो अपने पास काम है उसमें सफलता हासिल करने के लिए, उसको बेस्ट बनाने के लिए अपने को फिर से चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नौकरी में जो जिम्मेदारी है उसको कहीं कैसे सही ढंग से निभाए, वहाँ पे अपना बेस्ट कैसे दे, उसके लिए हमें फिर से काम करना शुरू करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे चैलेंजेस जो है बदलते रहते हैं, और चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे चलना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सफलता आ गई तो वही उसके बाद अपना खत्म हो गया। तो ये जो परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, या फिर बाकी चीजें होती है, ये टेम्पररी होती है। और सफल जिंदगी इसको बोलते हैं कि आप आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, जहाँ तक आप जी पा रहे हो उस लम्हे तक, आखिरी लम्हे तक कुछ अपने आप को बेस्ट बनाते चलो, खुद को निखारते चलो। अलग अलग जहाँ पे आप बेस्ट हो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप खुद को डेवलप करते चलो और वहाँ पे महारत हासिल करो। ये आदत होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सफल जिंदगी। सिर्फ एक परीक्षा भर में फेल हो जाना, उसको असफलता नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो पूछो, तो और अच्छी तरह से बात हो सके। हरीश सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है और कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो नहीं आ पाती। कभी स्टूडेंटों से ओके। मैं अनुरोध करूंगा कि का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हाँ हाँ। आदरणीय अजय सर से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपकी पढ़ने में जो समस्या आ रही हो या किसी और भी समस्या आ रही हो तो वो आप समस्या को यहाँ रख सकते हैं। सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि आप सबसे सवाल पूछिए। लक्ष्मण, अभी एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, जरा पढ़ के बताओ। जी सर। ये सेशन स्टार्ट जब किया जा रहा था उससे पहले भी स्टूडेंट से सूचित किया गया था कि आपको किस टॉपिक पे मार्गदर्शन चाहिए या आपके कुछ सवाल हो तो आप बताइए। तो 4-5 स्टूडेंट ने पहले भी सवाल भेजे थे। मैं शुरू से उस क्वेश्चन से वो पढ़ता हूँ। स्टार्टिंग में एसवी करके जो है स्टूडेंट, उन्होंने पूछा था सीसीएट और यूपीएससी एमपीएससी कैसा करे ऐसा करके। और यस, उसके बाद एक इंक्लूड क्वेश्चन है, एक ही सेम सेम एक क्वेश्चन है। तो दूसरा जो था एक यूपीएससी के बुक लिस्ट के लिए पूछा था एक दूसरे स्टूडेंट ने। और उसके बाद यूपीएससी का जो टाइम टेबल है, वो हमारा जो स्टडी का टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए। हम एक ही सब्जेक्ट से शुरुआत करें या दिन में एक या दो या तीन सब्जेक्ट को पढ़े, ऐसा करके एक स्टूडेंट का सवाल था। और उसके बाद एमपीएससी एनसीईआरटी, एमपीएससी और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कितना जरूरी है ऐसा करके। ये कुछ स्टडी के बारे में क्वेश्चन थे। इसमें सबसे पहला जो सीसेट वाला सवाल है, देखो आपका अगर मैथ का बेसिक अच्छा है और रीजनिंग आपका अच्छा है, तो उसमें आपको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट को आप डेली कम से कम 2 घंटे देना जरूरी है, चाहे वो साल भर का समय हो, 2 साल का समय हो। आप जितना इस सब्जेक्ट से फैमिलियर होंगे, उतना ही आपको इस सब्जेक्ट में महारत हासिल होगी। यूपीएससी के लिए जो कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, उसमें आपको 30, आपके कम से कम 29 से ऊपर बराबर आने चाहिए, यानी कि एक्यूरेट आने चाहिए। तो उसके बाद आप क्वालिफाई हो पाओगे। और एमपीएससी या एमपीपीएससी में मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट में उसके मार्क्स काउंट होते होंगे। तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं उनकी डिफिकल्टीज जो है अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इन सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट सीसैट में कमजोर है, जिनको इस मैथ या रीजनिंग से ज्यादा डर लगता है, उन्होंने शुरू के दिनों में इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेना है। इसके जो बेसिक्स है, मैथ के रीजनिंग के जो भी बेसिक्स है, उनको आप अच्छी तरह से समझ लो।
और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना उसमें आप फैमिलियर हो पाओगे और एग्जाम में आप उसको अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। सेकंड, जो आयोग होता है उसके जो क्वेश्चन पेपर होती है उनको आपने बार बार रिपीट करते हुए उसको सॉल्व करना है इसमें। इस तरह से आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। जैसे आप इस सब्जेक्ट में जो आपके बेसिक है कंसेप्ट से वो क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद डेली 2 घंटे शाम को, दोपहर या फिर मॉर्निंग, कोई भी 2 घंटे का समय जो है वो आपने चुन लेना है। उसमें डेली करना है, कोई भी हालत में उस सब्जेक्ट को हमें डेली टच करना है। एक टॉपिक उसका कंटिन्यू चलने देना। इस तरह से आप उस सब्जेक्ट में अच्छी तरह से खुद को रेडी कर पाओगे। जो दूसरा अगला जो सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो, आप सभी स्टूडेंट जो आज जिस मंजिल तक पहुंचे हो, ग्रेजुएट तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने इतने साल पढ़ाई की है, तो आप में एक एक पैटर्न आपका खुद का बन गया है कि पढ़ाई कैसे की जाए। आप ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर रहे हो, 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका खुद का एक पैटर्न बन गया है कि आपकी पढ़ाई करने की आदत क्या है। तो उसी पैटर्न में कुछ माइनर चेंजेस करते हुए उसको सुधार ले, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने 12वीं की भी पढ़ाई की, ग्रेजुएट के समय भी पढ़ाई की, और आप कोई अगर ऑनर डिग्री कर रहे हो उसकी भी पढ़ाई की, तो उसमें अगर आप सफल हो पाए हो तो आपका खुद का भी एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न को आप थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लो। जैसे कि आपका पैटर्न दिन भर में पढ़ाई करना है, तो उसको और अच्छी तरह से फिक्स शेड्यूल के साथ बना लो कि मॉर्निंग में 7 बजे से हमने पढ़ाई करना है। अगर आपका पैटर्न रात को पढ़ाई करने का है, तो उसको और थोड़ा-सा निखार उसमें लेके आओ। इस तरह से आप आपके पैटर्न को बनाओ। सेकंड, एक ही सब्जेक्ट को आप लेके अगर चलोगे, तो आपका जो ब्रेन है, वो ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक कोई भी सब्जेक्ट जो है, साइंस ये कहता है कि 2 घंटे के ऊपर अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पढ़ाई के लिए, तो आपको थोड़ा-सा बोर होना शुरू हो जाएगा। कोई नॉवेल पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना ये अलग चीज़ होती है, और पढ़ाई के लिए हम अगर किताब लेके बैठते हैं, तो हमारी जो मेंटालिटी होती है वो स्टूडेंट की होती है। तो 2 घंटे के ऊपर थोड़ा-सा सब्जेक्ट जो है हेवी होने लगता है। तो मेरी आदत थी, वो मैं बता रहा हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट को 2 घंटे में चेंज करता था। 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाद में 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर सेकंड सब्जेक्ट शुरू किया। इस तरह से मेरा पढ़ाई का पैटर्न था। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ैमिलियर रहना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि अ, शुरू के दिनों में जब तक उस सब्जेक्ट की सभी कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं हो पाए, फर्स्ट रीडिंग आप लगे तो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाओ। लेकिन जो आपका ट्रूली पढ़ाई शुरू होगी, तो 2-3 सब्जेक्ट अगर आप साथ में लेके चलोगे, तो 2 चीज़ें होगी। आप हर चीज़ सब्जेक्ट को टच कर पाओगे डेली, या फिर 2 दिन में सब सब्जेक्ट को टच कर पाओगे, और किसी एक सब्जेक्ट को पीछे छूटने का डर नहीं रहेगा। नहीं तो हम एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, तो जो हमारे अच्छे फ़ैमिलियर सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं, और जिनका हमारे दिमाग में डर बना रहता है, वो सब्जेक्ट हम सबसे आखिरी में हाथ लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर रह जाता है, और हमारे जो 6 या 7 सब्जेक्ट है, 2 दिन के लिए अगर हम सभी सब्जेक्ट को हाथ लगाते चलेंगे, तो उसका सिलेबस जो है अपने आप में एक तरफ से कंप्लीट होता चलेगा, और हमारे ऊपर अचानक से किसी एक सब्जेक्ट का प्रेशर भी नहीं आएगा। ये आदत रहना ठीक रहेगी, और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आप इंटरेस्ट के साथ में कितने समय पढ़ाई कर रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। जो स्टूडेंट सही दिल से, यानी कि बिल्कुल मन, तन, धन से अगर पढ़ाई करना शुरू करता है, उसको ये जो 24 घंटे होते हैं, ये कम पड़ने लगते हैं। वो सोचता है, यार मैं सो जाऊँगा तो ये रुक जाएगा, मेरा जल्दी नहीं उठूँगा तो ये रह जाएगा, खाने के लिए ज़्यादा समय दे दूँगा तो ये रह जाएगा, मैं दोस्त के साथ चला जाऊँगा तो आज का दिन मेरा डूब जाएगा। 2 दिन का अगर कहीं शादी में या किसी कारणवश ब्रेक हो जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। ये ईगरनेस और ये डिज़ायर आपके अंदर में आना ज़रूरी है। आप अगर दिन भर पढ़ाई करके शाम को टोटल मारोगे, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, ऐसा मेरा टोटल 10 घंटे हो गया। इस ये आपके लिए बिल्कुल ही पॉज़िटिव एटीट्यूड नहीं है, और इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलना नहीं।
आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है, फुल इंटरेस्ट के साथ में, उसी में आपके जो टाइम है अपने आप में 12 से 13 घंटा कवर हो जाता है। एक ने सवाल पूछा है कि एनालिसिस कैसे किया जाए क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो होता है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी हमारे जो संडे लेक्चर चलते हैं उसमें हरीश सर जब पढ़ाते हैं तो उनका एक पैटर्न है कि जो टॉपिक पढ़ा दिया जाए उसके ऊपर जो यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी ने सवाल पूछे, उस सवाल के ऊपर डिस्कशन होता है कि ये सवाल इस साल को आए थे, इस ईयर में ये सवाल पूछा गया था। इस तरह से हमें, जैसे हम फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर अगर बात करें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हम अगर एनालिसिस करते हैं हिस्ट्री में, तो उसमें हमने असहकार आंदोलन उस टॉपिक को चुन लिया, तो असहकार आंदोलन या आप असहयोग आंदोलन बोलोगे, तो उसके ऊपर 2010 में कौन सा सवाल आया था, 11 में कौन सा सवाल आया था, 12 में कौन सा सवाल आया था, 13 में, इस तरह से ईयर वाइज उस टॉपिक के ऊपर जो सवाल आए हुए उनको आप निकाल लो। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हो असहयोग आंदोलन को, तो पहले उसके ऊपर आए हुए जो सवाल है वो देख लो, उसके बाद उस टॉपिक को आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ो। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करने के बाद में उस टॉपिक को उसके क्वेश्चन पेपर के साथ में लेके उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन को पहले आप नजर मार लो, उसके बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ो, तो उसमें आपका पढ़ने का जो अप्रोच होता है और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो सब आइडिया आपको आ जाएगा, तो आप उस तरह से उसको पढ़ पाओगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो कितना रिलायबल है, वो कितना परसेंट आपको आपका यूपीएससी या कोई भी एग्जाम जो है वो सवाल पूछती है उसके कितने जवाब आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उससे आ रहे हैं, यानी कि आपका स्टडी मटेरियल का स्टैंडर्ड भी आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है। और कोई रेडीमेड एनालिसिस वाली बुक मिलती है, अगर आपके पास समय कम है तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि आप खुद जो आयोग के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आप ट्रूली पढ़ो और उनमें से एक एक सवाल निकालते निकालते खुद एनालिसिस करो, वो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा, उससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छा रहेगा। और कोई सवाल? उसी में एक सवाल है सर, नीलेश समुद्री करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है स्टडी करते समय हमारा जो मेंटल फ्रेश होता है वो कैसे मेंटेन करें और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे, और स्टडी उनको उनका कहना है कि स्टडी करते समय अदर थॉट्स जो है मन में बहुत आते रहते हैं, तो उनको हम कंट्रोल कैसे करें। ओके ओके, वो हम इतिहास में पढ़ते हैं, अभी मुझे पूरी स्टोरी डिटेल में याद नहीं, शायद हरीश सर को याद होगी। महापद्मानंद और मौर्य में जो युद्ध हुआ था, बार बार उसमें कोशिश जारी थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है महापद्मानंद से युद्ध में जीत पाए। तो चाणक्य ने उनको बोला कि भाई आप रोटी बीच में से मत खाओ, रोटी जो होती है उसको आप अगर बीच में पहला निवाला बीच में से तोड़ के लोगे तो रोटी खाने का तरीका वो नहीं, आप रोटी का एक एक निवाला एक तरफ से खाओ तो रोटी एक दिन पूरी खत्म हो जाएगी। उस तरह से उस युद्ध को भी आप उस तरह देखो, एक तरफ से आप एक एक टुकड़ा टुकड़ा जो है, एक एक पार्ट जो होता है उसको जीतने की कोशिश करो। जो धनंग करके था उसके साथ में जो मौर्य एम्पायर जो नंदा के ऊपर आया था, तो वहां पे वो स्ट्रेटेजी चाणक्य ने उनको दी थी कि रोटी जो होती है एक एक पीस एक एक निवाला खाना चाहिए। वैसे पढ़ाई होती है, हम क्या करते हैं पढ़ाई करते समय पूरी रोटी एक साथ खाने की कोशिश करते हैं। भाई आपका मुंह इतना छोटा है तो आपको उसको बाइट बना के ही रोटी खाना पड़ेगा, आप पूरी रोटी अगर निगलने जाओगे तो गले में अटक जाएगा। पढ़ाई का भी यही है, आपके पास में अब जब आप पढ़ाई का शुरू करते हो तो एज होल पूरा सिलेबस आप सामने देखते हो, इसकी वजह से आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस आता है। लेकिन उसको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे, आपके पास जो समय है और उस समय के साथ में, जैसे कि आपको यूपीएससी का प्री का प्रिपरेशन करना है, तो आपको लगता है कि यार हिस्ट्री भी करना है, ज्योग्राफी भी करना है, पॉलिटी भी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, साइंस भी करना है, एनवायरनमेंट भी करना है, करंट भी करना है, ये सब चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से, आपके पास में जैसे कि 4 महीने आपके पास पड़े हैं, 4 महीने के दिन हो गए आपके 120, बराबर है, 120 दिन हो गए और आपके पास में सब्जेक्ट है 7, डिवाइड बाय 7 कर लो, तो जो भी सब
एक एक सब्जेक्ट के लिए जितने दिन आते हैं उन दिनों में आप जैसे हिस्ट्री के बारे में सोचोगे तो हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया है, मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया में भी 2 पार्ट है, मॉडर्न इंडिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद तीसरा पार्ट भी जुड़ जाता है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस तरह से उसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद में फिर जैसे कि मॉडर्न इंडिया का ही अगर हम बात करें तो अंग्रेजों का जो एंट्री थी और जो जैसे कि हरीश सर ने जो सिलेबस आपको डिवाइड करके दिया है, उस तरह से अगर हम उस सिलेबस को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के एक-एक टुकड़ा अगर सही ढंग से हम पढ़ते जाएँ, तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। और हमारे ऊपर प्रेशर इस तरह इसलिए भी बना रहता है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही, एग्ज़ाम करीब आ गई। भाई आप आज के दिन के बारे में सोचो। आपके पास कितने दिन बचे हैं, वो तो उतने ही दिन बचेंगे, लेकिन आपके पास समय जो बचा है उसका हिसाब करते-करते आज का दिन आप बर्बाद मत करो। आप ये सोचो कल के बारे में मैं कल सोचूँगा, आज मेरा जो टास्क था, आज मुझे जो पढ़ाई करनी थी उसको मैं कैसे आज के दिन में सही ढंग से प्रॉपर पढ़ पाऊँ। और थर्ड थिंग ये होती है कि भाई आप अगर प्लान के साथ चलते हो तो प्रेशर नहीं आता है और आप अचानक से अगर कुछ करने निकलते हो तो प्रेशर आता है। इसलिए आपका जो पढ़ाई के जो आदत होती है उसमें ज़्यादा जो ग्राफ है उसको ज़्यादा जंप नहीं करने देना है। एक प्लेन चलना चाहिए। डेली आदत होनी चाहिए, डेली मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो भी पढ़ता हूँ पढ़ना चाहिए। 2 दिन ब्रेक कर दिए फिर तीसरे दिन हमें अचानक से प्रेशर आने लगता है। तो ये आपका जो डिसिप्लिन है उसको आप ब्रेक मत होने दो, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है? और क्या सवाल था? एनसीईआरटी के बारे में था सर, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो होता है वो बेसिक कांसेप्ट जो होती है और बेसिक फैक्ट होते हैं वो क्लियर करने हैं अपने को उसमें से। एनसीईआरटी जो है यूपीएससी की एक आउटलाइन है वो। आप यूपीएससी प्रिपेयर करते हो तो उसका पूरा सिलेबस जो है एनसीईआरटी से ही उसको मैच करके उठाया गया है। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है तो उनकी जो मांग है वो ये है कि आपने अभी तक उसमें ये नहीं लिखा यूपीएससी में कि आपने ये एग्जाम का क्वालिफाई करनी है या नहीं करनी है। वो ये लिखते हैं कि अगर आप देश के अच्छे नागरिक हो, पढ़े लिखे नागरिक हो और आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी है उसको अगर आप आपकी जिंदगी में आपके जीवन में अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो। और सिर्फ वही चेक करता है यूपीएससी। जो प्रारंभिक की एग्जाम होती है, मेंस एग्जाम होती है और इंटरव्यू होता है, उसमें आपको उन्होंने बोला ही नहीं है कि आप अभी पढ़ना शुरू करो। उनको ये कहना है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है ना, वो आप आपकी ज़िंदगी में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, वो हमें चेक करना है। तो यूपीएससी ये कहती है कि आपकी पढ़ाई एनसीईआरटी बुक से हुई है, तो एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें जो बेसिक्स दिए गए हैं, कांसेप्ट्स दिए गए हैं, उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं, उससे आप कितने वाकिफ हो। और उसके बाद में दूसरा जो आता है, करंट टॉपिक आता है। भाई आज दुनिया में जो चीजें चल रही है उसके बारे में आप कितने नॉलेज रखते हो, उसके बारे में आप कितना एनालिसिस कर पाते हो। इन दोनों चीजों का अगर मिलाप कर दिया जाए तो यूपीएससी क्वालिफाई होना इजी हो जाता है। हमारे पास जो रेफरेंस बुक आते हैं वो एनसीईआरटी से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। इसका इसलिए होते हैं कि उसमें करंट वाली चीजें जुड़ जाती है। इसीलिए हमें एनसीईआरटी को सही ढंग से समझ के कंसेप्ट क्लियर करके उसके जो फैक्ट है उसको अच्छी तरह से लाइनिंग करने के बाद में करंट अफेयर को उसके साथ में जोड़ते हुए हमें रेफरेंस बुक और करंट अफेयर ऐसा जोड़ते हुए हमें पढ़ाई करनी है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और सीधा किसी रेफरेंस बुक के साथ में पढ़ाई शुरू कर दी तो आपके कुछ बेसिक्स जो है वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक जो आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो आपका थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। इसलिए एनसीईआरटी की जो बेसिक्स है उसको आप अच्छी तरह से पहले कर लो और उसके बाद में आप रेफरेंस बुक यूज़ करो और करंट को उसके साथ में जोड़ के पढ़ाई करो। ये ज़रूरी है। कोई भी सवाल यूपीएससी पूछती है, जो बेसिक से रिलेटेड है, उसका कोई ना कोई शब्द आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ वहाँ से लाइन चुनी जाती है। मेंस की जो एक सिलेबस में भी आप देख लो, एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसी के आधार पे यूपीएससी का सिलेबस है। थोड़े बहुत टॉपिक अगर छोड़ दिए तो। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी बहुत सारे लाइन टू लाइन वहां से उठाई जाती है एनसीईआरटी से, उसको करंट के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना
बहुत जरूरी होता है, मायने रखता है। ठीक है, और कोई सवाल? देखो, जब तक आप जो स्टूडेंट है, आप खुद चैलेंज नहीं स्वीकारते, कोई चैलेंज आपके सामने नहीं रखते, और अगर आज भी डायलेमा में है कि मैं एक्चुअली किस एग्जाम की पढ़ाई करूं, कैसे करूं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप अभी भी अपनी मंजिल के लिए रास्ता नहीं निकाल पा रहे। इसीलिए आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ते हैं, हम आपको बार बार ये कहते हैं कि पहले आप फाइनल कर लो कि आपको जाना कहाँ है। आपको बस स्टैंड पे आके खड़े हो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो किस बस में चढ़ोगे आप? इसलिए पहले आप डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। जब तक वो नहीं तय होगा, तब तक आप सिर्फ बस स्टैंड पे घूमते रहोगे। इस गाड़ी में चढ़ो, फिर से उतर जाएंगे, ये गाड़ी को टाइम लग रहा है, फिर दूसरी गाड़ी में चढ़ोगे, फिर उतर जाओगे। इस तरह से अपना बस स्टैंड पे ही जिंदगी निकल। इसलिए आपको कहाँ जाना है वो तय कर लेना है पहले। और किसी का कोई सवाल? एक सवाल है, आया हुआ है सर चैट बॉक्स में। अभी सितंबर महीने में हमारे एमपीएससी की कंबाइन की एग्जाम होने वाली है, तो उनका कहना है कि कोई नया बुक पढ़ा जाए उसके लिए, या मैंने जो पुराने बुक्स पढ़े हुए हैं उससे रिपीट किया जाए, या नोट्स पढ़े, ऐसा करके पूछा है। देखो, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं कोई भी परीक्षा में। एक तो स्टैटिक पार्ट वाला होता है, जो कि आप कोई भी बुक पढ़ लो, उसमें वही स्टैटिक फैक्ट जो है वही रहेंगे। और करंट रिलेटेड पार्ट जो होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो आप, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसको आप सही ढंग से पढ़ लो। उसके साथ में करंट अफेयर वाला जो पार्ट है उसको आप नए जो स्टडी मटेरियल होगा, जैसे कि मंथली मैगजीन वगैरह होते हैं, उनसे आप ये कर लो। लेकिन ये शर्त ये है कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। एक आध साल पुराना रहा तो चलेगा, उससे ज्यादा पुराना रहना नहीं चाहिए, ये बात। और दूसरा जो अपना टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक ही बात आप ध्यान में रखो कि खुद के प्रति ईमानदार रहो, और खुद से कोई भी सवाल पूछो कि क्या सही है क्या गलत है। बस, जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहते, तब तक आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें निखार नहीं आ पाएगा। हमें दिखावे के लिए जिंदगी नहीं जीनी। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि खुद खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो जो अच्छी बातें होती है, हर जगह पे अच्छी बातें दुनिया भर की पड़ी हुई है, उनको आप स्वीकार करते चलो। और जो जो गलत बातें हैं, गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ते चलो। ये सिंपल फंडा है पर्सनालिटी का। और डेली आप कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करो। जहां भी आपको मौका मिलता है अच्छी चीज सीखने की कोशिश करो। आदमी ने नॉलेज लेने के लिए और अच्छी बातें सीखने के लिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। और जो निगेटिव बातें होती है, जिससे हमारे मन पे उसका निगेटिव असर पड़ेगा, उन बातों को हमें अपने से दूर रखना है। अपने दोस्त पे ऐसे बनाओ कि जिनसे हम कुछ सीख सके, जिनसे हम कुछ समझ सके, ऐसे दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त कभी भी मत बनाओ कि जो अपने अपनी प्रगति के लिए अपने को पीछे खींच रहे हो। अरे यार, ये तेरा काम नहीं, तू कहाँ कर पाएगा। इस तरह से बोलने वाले दोस्तों से दूर रहो। और जिसको रिस्पेक्ट देना है वो रिस्पेक्ट देना है, और जो भी काम करना है हमें, उसका श्रेय हमें नहीं लेना है, दूसरे को क्रेडिट देने की आदत डालो। जैसे कि अगर आप कहीं पे दो चार लोग किसी का भला करते हो, तो भाई आपके साथ जो टीम है उसको वो क्रेडिट दो। और अगर वहां पे कोई गलत हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने की आदत डालो। यार, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस गलती के लिए। ये आदत होनी चाहिए, क्रेडिट लेना नहीं और जिम्मेदारी देनी नहीं। जो गलत है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और जो सही है अच्छा हुआ उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। इस तरह से थोड़ा सा जो ब्रॉड माइंडेड आदत हमें डालनी पड़ेगी। जब तक इस तरह की हम हर चीज का हम क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप में हम जो है खुद को सिकुड़ते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा खुल के जीने की आदत डालो, ओपन माइंडेड रहो, अपनी बातें खुल के किसी को बताने की आदत डालो, खुद के प्रति ईमानदार रहो। खुद का गलत असेसमेंट नहीं करना है। जो चीज आपको पता नहीं, जो चीज आपको आती नहीं, दूसरों को दिखाने में कोई, इसमें कोई बेनिफिट तो है नहीं भाई। अपना ही नॉलेज कम है, अपने पास की वो चीज नहीं, तो उनको दूसरे को कोई बताए कि हमारे पास ये है वो है।
और आप हर समय पे आप खुद को देखते रहो कि आप कहाँ पे खड़े हो, एग्जाम हो या फिर अपनी जिंदगी का कोई मोड़। तो वहाँ पे खुद को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि क्या मैंने जो 2 साल पहले सोचा था उस चीज के पास मैं पहुंच गया हूँ। मैंने जो अपने सपने देखे थे उन सपनों के लिए सही में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम जो था, मेरा एम था, या मैं बार बार अपने जो ड्रीम है वो चेंज करते जा रहा हूँ, एम जो चेंज करते जा रहा हूँ। तो हम अपने चीज अपना जो टारगेट होता है उसके ऊपर कितना फोकस रह पाता हूँ, ये सब चीजें हमें खुद को देखनी चाहिए। और जिंदगी में डेली अपना अपने पास जो हमें जो चाहिए उसके लिए डेली हमें उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे 8 दिन में अचानक से जाग गया और पढ़ाई करने बैठ गया, 8 दिन में अचानक से जाग गया और वर्कआउट करने बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन का हर लम्हा जो होता है वहां से कोई ना कोई लम्हा चुराते हुए अपने सपने के लिए हमें देना जरूरी होता है। और किसी का कोई सवाल? एक आखिरी सवाल है सर कि यूपीएससी मेंस का जो पेपर्स होते हैं उनकी जी राइटिंग की जी तैयारी होती है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? यूपीएससी की जो राइटिंग की तैयारी है, जब आपका पूरा पढ़ाई हो जाए। देखो, आप कब लिख पाओगे? जब आपके पास नॉलेज रहेगा। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा और आप लिखना शुरू कर दोगे तो आप उसको अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब तक आप पूरी पढ़ाई नहीं कर लेते और आप हर सब्जेक्ट पे नोट्स बनाने की आपकी अगर काबिलियत नहीं आ जाती, अगर आपको कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो उसके बारे में तुरंत आप 10 पॉइंट लिख सको, उतने आपकी आदत हो जाए, तो राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो। राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसमें सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सवाल है उससे रिलेटेड आपका नॉलेज पूरा होना चाहिए। दूसरा, जो सवाल पूछा गया है वो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक्चुअल में सवाल क्या है। देखो, आपको अगर पूछा गया कि भाई राष्ट्रीय जो आंदोलन था 1857 का, उसका उसके परिणाम बताओ करके, और आपने उसके कारण लिखना शुरू कर दिया और कहाँ-कहाँ आंदोलन हुआ वो लिखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे 1857 के बारे में सब पता है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ परिणाम पूछे हैं ना, तो परिणाम ही आप लिखे। सिर्फ शुरू में 1857 का आंदोलन क्या है और किस लिए शुरू हुआ था उसकी 2-3 लाइनें डाल दी, उसके बाद में आप सीधा सवाल में जो पूछा गया है परिणाम उसके ऊपर आ जाओ। उसके बाद में जैसे कि हमारी भारतीय संविधान है, उसके फीचर्स के बारे में अगर पूछा गया, तो आपको उसके सेक्शंस नहीं लिखना है, उसके बेसिक फीचर्स लिखने हैं। इस तरह से सवाल समझने की आदत, एक तो दूसरा आपके पास पूरा नॉलेज, उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, दूसरा सवाल आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और वो तभी इस लेवल पे हम पहुँचते हैं, जब अपनी पढ़ाई पूरी हो जाती है। अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और हम आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला काम। और आपको मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के 4 या 3 महीने पहले ये सोचना नहीं चाहिए यूपीएससी में। 1 डेढ़ साल तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर लो, उसके बाद में इसके बारे में सोचो। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और यदि किसी स्टूडेंट को कोई सवाल हो तो आप आपका माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो पढ़ लिए, उनका जो आंसर है वो भी दे दिया गया है। अगले संडे हमारे पास गेस्ट लेक्चरर आने वाले हैं, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह सर, जो कि एसपी है। तो उनका एक्सपीरियंस और बाकी चीजें वो शेयर करेंगे, पढ़ाई के बारे में भी शेयर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगले संडे वो लेक्चर आप जरूर अटेंड करें, गेस्ट लेक्चर। सेकंड थिंग, गेस्ट लेक्चर संडे को होना है इसलिए, और इस संडे का भी हमारा जो रेगुलर लेक्चर था हरीश सर का नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है हरीश सर का वो शायद सैटरडे को हो पाएगा। तो उसका जो लिंक और टाइम टेबल आपको शेयर कर दी जाएगी, तो आप सैटरडे भी प्रिपेयर रहे लेक्चर अटेंड करने के लिए और संडे के लिए भी प्रिपेयर रहे। और बीच में अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
सर नोट्स कैसे बनाए और माइंड मैप कैसे तैयार कीजिए? देखो, नोट्स बनाने के लिए जो चीजें याद रखनी है उसके आप नोट्स बनाओ, और पॉइंट्स, फैक्ट जो होती है, ठीक है, फैक्ट्स की आप नोट्स बनाओ। और पहली पढ़ाई में नोट्स बनाना ठीक नहीं रहता। एक फर्स्ट रीडिंग आप थ्रूली पढ़ लो, समझ लो सब चीजों को। जब सेकंड रीडिंग कर रहे हो उस टाइम पे, या फिर थर्ड रीडिंग के समय पे उसकी नोट्स निकालनी। नोट्स ऐसे निकालो कि वो शब्द को देखते ही आपको उसमें पूरा प्यारा जो है, पैराग्राफ में क्या लिखा है वो सब याद आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी है। वो अपनी अपनी स्किल होती है, अलग अलग, हर एक स्टूडेंट के पास में अपनी अपनी स्किल होती है। तो जिसकी ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाएगी उसकी नोट्स बेहतर बनेगी। आप अगर पहले, जैसे अभी शुरू के दिनों में नोट्स बनाओगे पढ़ाई करने के बाद में, और एक साल बाद नोट बनाओगे, तो बोलोगे यार मैं उस टाइम पे जो नोट्स बना रहा था बेवकूफी वाला काम लग रहा है मुझे आज। नोट्स तो ऐसे नहीं, ऐसे बनानी होती है। इस तरह से खुद की नोट्स बनाने की जो आदत होती है उसमें भी सुधार, हमारी जैसे जैसे पढ़ाई आगे चलती जाती है वैसे आती है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है इसमें, कि आप जो शेड्यूल बनाते हो पढ़ाई का, उसको किसी भी हालत में टूटने नहीं देना। हम क्या करते हैं, 10 दिन, एक महीने का टाइम टेबल बनाते हैं, उसको 5 दिन फॉलो करते हैं और छठे दिन से ब्रेक कर देते हैं। फिर से 2-4 दिन बाद फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं। तो जो हम 5 दिन पढ़ाई करते हैं वो नील हो जाती है, नल हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर से हम, हमारा मेन मन मस्तिष्क जो होता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप पूरे महीने का शेड्यूल बनाते हो और उसको किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, तो वो फ्रूटफुल पढ़ाई होती है आपकी। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है और शेड्यूल बहुत जरूरी होता है। आपने एक बार टाइम टेबल बना लिया, उसको किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना देना चाहिए। ये एक आदत बनाओ। तो आपकी जो नोट्स बनाना है, वो अपने आप में आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे, उस पीरियड को कंप्लीट कर पाओगे, तो आपकी नोट्स जो है फ्रूटफुल बनेगी। 2-4 दिन में आप पढ़ाई बदल देते हो तो नोट्स भी आपकी बदलनी पड़ती है। दूसरा, माइंड में आप वगैरह ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। आप रिवीजन करो। आप जितना रिवाइज करोगे उतना आप उस चीज से फैमिलियर होगे। साइंस क्या कहता है और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, वो हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। आप कितने किसी चीज को समझ सकते हो, किसी चीज को ध्यान में रखने की आपकी कितनी आदत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार रिवाइज करना जरूरी है। लेकिन जो बिगनर होते हैं उन्होंने डेली जो पढ़ाई की उसको वीक में एक बार रिवाइज कर लेना है कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया था। और बाद में कम से कम 3-4 बार उसकी रिवीजन प्रॉपरली होना जरूरी है। और फर्स्ट रीडिंग को लास्ट रीडिंग समझते हुए पढ़ने की आदत डालो। जब हमें पता होता है कि मुझे इस चीज को रिवाइज करना है, तो हम पहली रीडिंग को लाइटली लेते हैं और बोलते हैं कि यार फिर से पढ़ना है, उस टाइम पे मैं थोड़ा ध्यान देके पढ़ लूंगा, अभी थोड़ा सा नजर मार लेता हूँ। नहीं, आज आप जितना अच्छा पढ़ पाओगे, उतना जितना आप डीपली बेहतर पढ़ पाओगे उतना अच्छा रहेगा। बाद में आपको उसका इजी वे में आप पढ़ना जारी रखोगे। ठीक है। लावण्या, क्या पढ़ाई कर रही हो अभी? माइक ऑन करो, माइक ऑन। आपका माइक माइक जो है ना म्यूट है, अनम्यूट करो उसको ना। स्पीकर है ना, उसको अनम्यूट करो। तो अभी तो मैं 12th में हूँ, मैं 12th की पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है। तो सर अभी जो आप पढ़ा रहे हो या तो मैं देख रही हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना। आप अब बात करो। यस, तो मैं बोल रही थी कि मैं सर अभी 12th क्लास में हूँ और मेरे पास बुक्स मटेरियल भी नहीं है। तो सर जो मैं आप बता रहे हो और वो मैं कोचिंग या ऑनलाइन में जो भी देखती हूँ उससे ही सीख रही हूँ। अभी मेरे पास तो बुक्स भी नहीं है। तो आप क्या कहाँ सर से अभी हो? तो मेरा कैसा आप कहाँ से जुड़े हो, कौन सी सिटी से हो? सर ये बड़वानी जिले से है। बड़वानी जिला, कौन सा ग्राम है आपका? परला, सेंधवा के पास। ओके ओके ओके। अभी 12वीं का आपका रिजल्ट आ गया? तो सर अभी 12th में गए हम।
ओके ओके ओके, अभी 12th कर रहे हो, साथ में ये लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे हो आप ना? Yes, तो आपका आगे का टारगेट क्या है? जैसे आप ये लेक्चर हमारे अटेंड कर रहे हो, तो आगे आपका ड्रीम क्या है? सर हमारा ड्रीम तो यही यूपीएससी है। ओके, तो आपको कहाँ से पता चला कि यूपीएससी क्या चीज होती है और क्या करना है? सर वो एक हमारे मतलब हमारे पापा के मित्र हैं, सर उनका नाम पोडलाल खरते है क्या, ओके तो उन्होंने सर हमें इंस्पायर किया और फिर हमें लगा ऐसा कि हाँ अच्छा है, करने लायक है, तो हमने इसे ज्वाइन किया सर। ओके ओके ओके। तो आपको लगता है आप अगर अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो यूपीएससी में आप सफलता हासिल कर लोगे? यस सर। अगर कल जाके ऐसा हुआ कि आप सफल नहीं हो पाए तो क्या करोगे? सर हम हार मानेंगे ही नहीं, वाह करते वाह, रहेंगे। गुड गुड। तो हम उम्मीद करते हैं कि लावण्या एक दिन आईएएस जरूर बनेगी ना? यस सर, थैंक यू। ठीक है। और आपको जो भी हेल्प लगेगी खरते सर को बताओगे तो मेरे तक मैसेज पहुंचा देंगे। आप आपके पापा के थ्रू जो भी चीजें लगती है पढ़ाई के लिए, जो भी हेल्प लगेगी, आप आपके पापा, पापा के जो दोस्त थे खरते सर, उनको बता देंगे। उनको बोलना कि खरड़े सर तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दो कि मुझे ये जरूरत है, इसकी कमी है, तो हम जरूर वो पूरी करेंगे। और अभी जो है यस आप सर, जो सीबीएसई से या स्टेट बोर्ड से आपकी? स्टेट बोर्ड सर। ओके, तो उसमें इतनी मेहनत कर लो कि 12वीं में आपको कोई भी पूछे कितने मार्क्स है, उससे बेहतर कि आप उनको बोलना कि मुझे मार्क्स मत पूछो, सवाल पूछ लो किसी भी चैप्टर पे, मैं तुरंत उसका जवाब दे दूंगी। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो आप ये हमारे जो लेक्चर है उनको तो आप जारी रखो। आपके अंदर जो भी स्पिरिट है, जिस चीज के लिए आप अभी जुड़ रहे हो, तो उसको आप जारी रखो। उसके साथ में 12वीं को इतना फोकस कर लो कि कोई भी सवाल पूछा जाए, अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे, उसका आंसर कभी भी दे सके, इतनी आप अच्छी तरह तैयारी कर लो। हमारे अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आदत डालना, मेहनत करने की, कड़ी मेहनत करने की आदत डालना। वो आदत अभी डाली जाएगी आपकी 12वीं में। ठीक है? तो 12वीं के जो मार्क्स होते हैं, मेरिट होते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने आप में, आप अगर सही ढंग से मेहनत करोगे तो अपने आप में अच्छे मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल आप कोई कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो बेझिझक पूछा करो। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अगले 3-4 साल में, अभी 12वीं इस साल हो जाएगी, तो अगले 3-4 साल में आईएएस बन जाओगे लावण्या। ठीक है? थैंक ये यू सर। एक क्वेश्चन हमारा था सर कि सर अभी हमारे पास 12th की बुक्स है, बाकी बुक्स नहीं है, फिर अगले साल से हम स्टार्ट करेंगे तो कौन सी बुक्स लेना चाहिए सर, हमें इसका बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। आप अभी 12वीं वाली जो बुक्स है ना, उसको आप कंप्लीट करो। ठीक है? यस 12वीं में जो पढ़ाई होती है, जो भी सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट आपके यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका सब्जेक्ट कौन से है? सर, आर्ट। आर्ट। आर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कौन से है? सर पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12वीं की यस जो भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वही सब्जेक्ट, वही यूपीएससी में भी 40% तो वही से कवर हो जाएगा। और आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है, वो भी 12वीं में, जो पॉलिटी और आपने जो इकोनॉमिक्स और तीसरा सब्जेक्ट बताया, उन्हीं में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आप अच्छे बनोगे, उस सब्जेक्ट को आपको आगे लेके चलना है। और जैसे आप 12वीं क्लियर कर लेते हो, तो तुरंत हमें एनसीईआरटी की किताबें खरीद के उनको हमें पढ़ना है, छठी से लेके 12वीं तक की। तो उससे और आपका बेस और अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही आप वैकेशन के दिनों में एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, तुरंत हम अपना जो रेगुलर रेफरेंस बुक है उनके ऊपर स्विच कर लेंगे। तो अभी आप फिलहाल में 12वीं वाला जो सब्जेक्ट है उन सब पे, और अखबार पढ़ने की और न्यूज देखने की आदत डालो। ठीक है? हाँ, न्यूज पढ़ो और अखबार देखो, अखबार पढ़ो, न्यूज देखो। और साथ में ही ये 12वीं वाला जो है, उसमें बिल्कुल कोई सब्जेक्ट में कहीं कमी ना रहे, इस पे फोकस यस। करो। ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके। ठीक है, बाकी स्टूडेंट कोई, आपको कोई डाउट? रफीक करके स्टूडेंट है, रफीक। रफीक क्या पढ़ाई कर रहे हो?
12वीं साइंस की तैयारी। ओके ओके, उसके बाद क्या डॉक्टर बनोगे? हाँ, बीएससी नर्सिंग करेंगे। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो एक दिन जरूर आप 12वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करो, ठीक है। एमबीबीएस की भी कोशिश करो, उसमें अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। हाँ सर। हाँ हाँ। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? हमित तड़वी करके है कोई, उन्होंने एक सवाल भी डाला था चैट बॉक्स में, लेकिन मैंने पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। आपका माइक अनम्यूट है शायद, हमित तड़वी का। आप वो जो सवाल है वो पूछ सकते हैं सर से। अमित अमित तड़वी। सर, एमपीएससी के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए? फ्रॉम एसपी शरद। हाँ, सीधा सवाल पूछ लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो, बुक्स बुक्स के नाम जो होते हैं ना, उसके ऊपर आप ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। आप अगर गूगल पे सर्च भी कर लोगे तो आपको दुनिया भर की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक होती है, आप पहले एनसीईआरटी को फोकस करो। एमपीएससी वाले जो होते हैं, स्टेट बोर्ड की जो किताबें हैं 6ठी से लेके 12वीं तक, उनको आप फोकस करो। और यूपीएससी वाले एनसीईआरटी की बुक्स जो है उनको फोकस करो। उनमें अगर आप कंप्लीट हो जाते हो, उसके बाद में एक प्लानर करके बुक होती है, यूपीएससी प्लानर, एमपीएससी प्लानर। वो प्लानर नाम की जो बुक होती है उसको हमें समझना है। उसके बाद उस बुक में आपको सब स्ट्रेटेजी दी जाएगी। उसी के साथ में हम पर्सनली आपको उसके रेफरेंस बुक के नाम भी दे देंगे। आज हम किसी बुक की लिस्ट आपको देते हैं तो आप वो बुक खरीदना शुरू करोगे, वो पढ़ना शुरू करोगे, आपका बेसिक जो है वो जाएगा। इस वजह से आप पहले स्टेट बोर्ड को फोकस, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो और उसका बेनिफिट सभी को मिला होगा। अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे लगता है हरीश सर शायद अगर जुड़े हो तो वो अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, या फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं। लक्ष्मण जी क्या? हाँ, हरीश सर तो है, जुड़े हुए हैं। लेकिन शायद वो कुछ बोल सकते हैं क्या? हरीश सर क्या आप कुछ बोल सकते हो स्टूडेंट के लिए? आप जर्नी में इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, वो शायद वो जर्नी में इस वजह से आवाज। हेलो हाँ सर, आपकी। सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। सर क्या नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हाँ बात हाँ करना तो नहीं हो पाएगी। परंतु मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आपके द्वारा जो समझाया गया बच्चों को काफ़ी प्रेरणादायक था, और उम्मीद है कि बच्चे इसका काफ़ी लाभ उठाएंगे और भविष्य में आपके द्वारा समझाई गई रणनीति को फॉलो करेंगे। तो बस सर इतना ही कहना चाहूँगा। और नेक्स्ट शनिवार को मेरा हिस्ट्री का रेगुलर लेक्चर रहेगा, और संडे को जो हमारे विशिष्ट गेस्ट आ रहे हैं, जो 11 बजे से टाइम दिया गया है सर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ें और उनके अनुभव का फायदा लें। ठीक सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय अजय खड़े सर को अरे और सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छी ध्यान दो और खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन ब दिन कोशिश करो। अपनी जिंदगी को कितनी बेहतर बनाना है वो अपने हाथ में है, और हमें ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। कोई और आके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगा नहीं। आपको जो चीज चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सिर्फ आप ही ला सकते हो, और आपके अंदर ही पोटेंशियल है। तो आप हर दिन आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें। हम जो कि आज नौकरी में हैं, हमारे पास अच्छी खासी नौकरी है, अच्छे पद पे है हम, फिर भी आप लोगों के लिए अगर हम ये कर रहे हैं तो पीछे ये भी वजह है कि हम हमारी जिंदगी को आपके साथ जोड़ के, आपके साथ में जो भी काम करें उसको बेहतर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी हमारे जैसे बेहतर बने और दूसरों को बेहतर बनाओ। यही शुभकामनाएं देते हुए आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।
सर थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही हो तो? हाँ हाँ आ रही है हेलो। मैडम की आवाज आ रही हाँ सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। बस एक छोटी सी चीज और थोड़ा सा जानना चाह रही थी कि किस तरह से बच्चों को इंस्पायर करें कंटिन्यू पढ़ने के लिए। क्या होता है कि बच्चे थोड़ी दिन पढ़ते हैं, फिर जो आपने बोला कि 8 दिन के बाद जागते हैं फिर सो जाते हैं, वो अधिकांश बच्चों के साथ ऐसा होता है सर। तो बस मैं मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, बट मैं सिर्फ इतना सा क्वेश्चन का आंसर जानना चाहती हूँ कि किस तरह से कुछ ऐसा क्या किया जाए कि वो कंटिन्यूटी में बने रहें। उनको उनके सपने याद दिलाते रहो। जब भी वो पढ़ाई सर। करना बंद कर दे तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी लावण्या से बात की, रफीक से बात की, ये जो सवाल होते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं, मैं अगर हर एक को सवाल करूँ तो इसमें से 90% स्टूडेंट जो है ना पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो बच्चे जो होते हैं उनसे यस इंटरेक्शन जो सर। होता है वो जरूरी है, और उनको खोलो आप, उनको ओपन करो। जब तक वो खुद खुल के बोलते नहीं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरी जिंदगी में ये मेरा मकसद है, तो जब भी वो पढ़ाई से भागने लगे तो उनको उनका मकसद याद दिलाओ। और भाई आप जब तक आपका मकसद आपके सामने है उसको पूरा करने के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चैलेंज आया उनके सामने उनका दिखना चाहिए। ये और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। किसी को देख के मोटिवेट होना, वो आदमी कब तक आपके सामने खड़ा रहेगा? एक दिन तो उसको वो आपसे दूर चला जाएगा। आप जिस चीज को मोटिवेशन के लिए यस सामने रख, सर। मेरा मोटिवेशन क्या है कि मैं खुद को हमेशा निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मुझे और बेहतर बनाना है। ये मेरा मेरा चैलेंज है। बराबर है। वैसे उन बच्चों में भी वो, जी जब सर। तक आप आपका चैलेंज पूरा नहीं कर पाते, आपका टारगेट पूरा नहीं कर पाते, आप तो पहले उनको सपने दिखाना शुरू करो कि भाई आपका सपना क्या है, आपका एम क्या है, आपका ड्रीम क्या है। जब वो खुल के उसके ड्रीम बता दे, आज वो छोटा सपना देखे, लेकिन जैसे उसको पता चलेगा तो उसको स्विच कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, नहीं भाई इससे बेहतर ये है। इस तरह से बच्चों में, और उसको उस सपने के लिए इजी वे जो होते हैं वो बताना शुरू करें। तो भाई आपको ये पूरा करना है तो आपको इस तरीके से आगे चलना है। अगर उसको रास्ता सही दिखने लग जाए और वो सही मायने में उसके ड्रीम को सफलता में लाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने आप में, जिसको एथलीट बनना है, जिसको रनर बनना है, उसको अगर हम पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा नहीं। उसको ग्राउंड पे दौड़ाना जरूरी है। आप जाओ भाई आज 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, तो एथलीट बनने की उसमें काबिलियत है तो उसको वो प्रूव कर सकता है। और जिसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, उसको अगर हम चित्रकारी का काम सिखाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें बच्चों में उनका पोटेंशियल, उनका ड्रीम हमें ढूंढना है कि वो क्या चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, एक माहौल बनाओ उनके दिमाग में, तो अपने आप में फिर वो आगे लिफ्ट करेंगे। वो जिस सपने को जी रहे हैं वहां ओके उस सर। सपने को सामने लाने की कोशिश करो। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसको अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम दिखाओ, डॉक्टर होमी भाभा दिखाओ। इस तरह से फिर उनके सामने वो सक्सेसफुल एग्जाम्पल आना चाहिए, वो इंस्पायर होंगे। ओके ठीक है, सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक ओके थैंक यू। यू सर। आपने लेक्चर अटेंड किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसे सभी लोग जुड़ अरे जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं हर लेक्चर अटेंड करती हूँ और आपका लेक्चर विशेषकर अटेंड करने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि ओके मैं बहुत कुछ जानना चाह रही थी। एक्चुअली मेरी बेटी यूपीएससी क्लियर करना चाहती है, वो एनसीईआरटी का सब कुछ है, एनसीईआरटी से उसका 12th है। बट ओके। ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, मैं कर लूंगी, इस टाइप से एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाती हूँ उसके। ओके। ओके। और वो ये अटेंड इसलिए नहीं करती है कि हिंदी में है और मैं फिर हिंदी से ही करना शुरू हो जाएगा, तो वो अटेंड नहीं करती है। ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। बाकी मैं स्पेशली आपका अटेंड करना चाह रही थी, तो थैंक यू सो मच कि आपने यार इतना अच्छा समझाया और इतना अच्छा बताया। थैंक यू, थैंक यू। चलो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय। तो